नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। इस वीडियो में हम लोग जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे जो इसके रचनाकार हैं वो मनु भंडारी जी हैं। तो यहाँ हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो पीली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी के उपन्यास हैं। और जो डी ऑप्शन है चौखट, तो ये इनका उपन्यास नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे श्यामा स्वप्न जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री जी का है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी का है। और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का। तो इस तरह हमारा जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। तो वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन और जो उद्देश्य है यह तीनों रेखा चित्र का तत्व है, लेकिन जो अभिनेता है यह रेखा चित्र का तत्व न होकर के यह नाटक का और एकांकी का तत्व होता है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। तो यहाँ जो हमारा डी ऑप्शन पे है करबला उदयशंकर भट्ट का नाटक नहीं है, यह प्रेमचंद जी का नाटक है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि मुंतर प्रभुत्व बारिक पुस्तक के लेखक हैं। तो लल्लूलाल सदल मिश्र और इंसा लखा नहीं है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं इसके लेखक। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ए, पिछले पन्ने की औरतें, शरद सिंह। तो ये उपन्यास रचना है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ करबला प्रेमचंद का है, सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती जी का है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा जी का है। लेकिन जो डी ऑप्शन पे अंजो दीदी है यह विष्णु प्रभाकर का ना होकर के उपेंद्र नाथ अश्क का है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो इस रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय जी हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, महायोगी। जो डी ऑप्शन है महायोगी शिव प्रसाद सिंह का, यह दोनों ये युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, दायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। तो जो हमारा बी ऑप्शन पे है देश देशांतर, ये कमलेश्वर की कृति है। और जो तीनों ऑप्शन है वो उनकी कृति नहीं है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, ये तीनों लोग मार्क्सवादी समीक्षक हैं। और जो डी ऑप्शन पे जगदीश गुप्त जी, ये नई समीक्षा के समीक्षक हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा किसका है। तो जो हमारा प्राचीनतम आत्मकथा माना गया है वो बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक को माना गया। तो इस तरह हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर भी रचित है। तो जो इनकी कमलेश्वर जी को जो इसमें आत्मकथा है वो है जलती हुई नदी। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक हैं, तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं, तो इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो जो हमारा कल्याणी मगध की पटरानी है, जो बी ऑप्शन पे है, ये गलत कथन है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पूछा गया है भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, सही है ये। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये भी सही है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह गलत कथन है, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर है। फिर आगे है री ध्वनि है, तो जो री है वो कौन सी ध्वनि मानी जाती है? वो मूर्धन्य ध्वनि मानी जाती है, तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 343 में भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? तो यहाँ पे अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं, क्योंकि अंग और अह न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन में हैं, इनको अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, तो जो हमारा सी ऑप्शन पे है सम्मति कंसेंसस, इसका कंसेंसस का सही अर्थ सम्मति नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो जो डी ऑप्शन पे ड और ध है ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है, तो यहाँ पे जो सभी स्वर सघोष होते हैं ये वाला ऑप्शन सही है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, तो जो इसका आंसर है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला जो ऑप्शन है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो दोस्तों नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। धन श्रम और समय की बचत होती है, यह भी सही है। लेकिन जो वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है, यह वाक्य जो है यह गलत है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? तो जो अव्यय है, अव्यय अविकारी शब्द माना जाता है, क्योंकि अव्यय में लिंग वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है, तो जो भर्तृहरि जी हैं वो मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? तो जो बघेली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त समाहित की जाती है। जितने ऑप्शन हैं उसमें और एक दो बोलियां और भी हैं पूर्वी में जो कि यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से बघेली ही है जो पूर्वी हिंदी में समाहित की जाती है, तो हमारा जो सी आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? तो ई हार्वेस्टिंग जो है यह इंटरनेट से प्राप्त सेवा नहीं है। शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूहों को ही शब्द कहते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन जो है ये आचार्य वामन जी का कथन है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुखातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। तो ये जो है ये प्रताप शाही जी का है। तो यहाँ हमारा जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हमारे अरस्तु जी। तो यहाँ जो हमारा अरस्तु वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो ये अभिनव गुप्त जी का है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की? भट्टनायक जी ने की थी। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वयो अनुरूप प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गति प्रचारः औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये आचार्य भरत मुनि जी का कथन है। यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्यालंकार सूत्र में इनमें से किसकी रचना है? तो ये काव्यालंकार सूत्र सभी जानते हैं वामन जी की रचना है। फिर है काव्याशोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? ये कथन आचार्य दंडी जी का है। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? दोस्तों यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता वाक्य मम्मट जी का भी है। तो ये लेकिन ये जो है यहाँ पे ये हेमचंद्र जी का कथन है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो जॉन बार्थ जी ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? ये कथन जो है इलियट जी का है। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अमीय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरि लेत, राधा जू के बदन अस चंद उदित के ही हेत। इसमें अलंकार पूछा गया है। तो इन पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला है आइए रिचर्ड्स, हम सभी जानते हैं कि इनका मूल्य सिद्धांत है। फिर है अरस्तु, अनुकरण का सिद्धांत है इनका। टी.एस. इलियट जी का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। कॉलेज का कल्पना का सिद्धांत है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। तो जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास
गारसा दतासी ने लिखा था। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कथन पृथ्वीराज रासो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, अपने साहित्य के इतिहास में लिखा है। तो यहाँ हमारा जो ए ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? पाहुर दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो जो सिद्धों की रहस्यमयी बातें थीं वो संधा भाषा में लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो ये आचार्य शुक्ल ने केशव दास जी के लिए कहा है। ये केशव दास जो थे वो हृदय शून्य थे। उन्होंने अपने खासकर ये रामचंद्रिका के लिए कही गई, जो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है, तो इसीलिए कि कवि हृदय इसमें नहीं मिला है उन्हें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी हैं। यहाँ पे जो टिक लगा है वो गलत आंसर है। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो आलोचनात्मक इतिहास के लेखक जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद कै घर व्यंग गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो ये सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? 69 समय हैं। फिर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके आगे का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों।